हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा या फिर जानते भी हैं कि वेक्टर्स हमारे वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होती है, वो होते हैं हमारे वेक्टर्स। अब बात करें वेक्टर्स के कुछ डेफिनेशंस के बारे में कि वेक्टर्स को हम उनके कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो इसमें एक चीज को बताने से पहले, कोई भी अगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास ए है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको शो करने के लिए हम इसको बना देते हैं एक एरो। तो ये हमारी बताती है कि ए हमारे वेक्टर है और इसको रीड करते हैं हम ए वेक्टर। अब इसके बाद इसमें टाइप्स कहें या फिर इसकी कुछ डेफिनेशंस कहें जो आपको अच्छा लगे, तो उसमें हम पहले बात करने जा रहे हैं मोड के बारे में, और सीधे कहें तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो अगर वेक्टर्स का अगर हम मॉडुलस निकालें तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारा ए वेक्टर दिया गया है इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, और सिंपली मोस्टली हम इसको शो कर देते हैं ए वेक्टर से। तो ए मैंने तो मतलब बोल्ड में बनाया है थोड़ा, तो जनरली आप लोग मतलब बुक्स में देखोगे तो आप अगर ए बोल्ड बना हुआ तो इसका मतलब वो वेक्टर है, मतलब नीचे लिखा होता है कि बोल्ड क्वांटिटी हमारी है वो वेक्टर को शो कर रही है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो अभी हमने जो पढ़ा है ऊपर, वो तो हमने ये पढ़ा है कि वहां पर तो हमने सिंपली मैग्नीट्यूड निकाला है। अब बात करें यूनिट वेक्टर की तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक कैप से, जो मैंने ऊपर तीर सा लगाया है, चौंच बनाई है एक शब्दों में कहें तो आप, तो इसको बोलते हैं कैप। और इसको रिप्रेजेंट लिख सकते हैं हम ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये होती है इसकी ए कैप की वैल्यू, मतलब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसको क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे हमारे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, तो ये मैंने मान लिया ये एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमारा आई होता है, वाई के अलोंग जे होता है और जेड के अलोंग के होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ए वेक्टर हमें दिया गया है और जो ए वेक्टर है वो हमारा 4i माइनस 3j प्लस के कैप, ये हमारा ए वेक्टर। अब हमसे पूछा गया है कि हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर करते हैं। तो मॉड ऑफ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो मॉड निकालने का मतलब है कि जो हमारा ये वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो ये हो जाता है 4 स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। जो हमारी ये वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, ये 4 है, ये -3 है और यहाँ पे 1 होगी, तो सिंपली उसका स्क्वायर कर देना है। तो माइनस है तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाती है। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √26, और अब इस √26 से ए वेक्टर में डिवाइड कर देना है। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 26 आई कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाई 26 जे कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई √26 के कैप। ये हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर।
तो जब भी हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, तो यहाँ पे हम मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ये इक्वल केवल और केवल तभी होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों हमारी सेम हो जाए, दोनों मतलब सेम मैग्नीट्यूड के हों और सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो या एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारा बी नीचे दिया गया है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों की लेंथ तो हमारी सेम है। इसके बाद आ जाती है हमारी नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव में हमें करना है कि अगर एक वेक्टर हमारा फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसका नेगेटिव निकालने के लिए उसी वेक्टर को हम डायरेक्शन उसकी अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन पहुंचा देंगे। अगर ऊपर वाले को हम लिखेंगे ए वेक्टर तो नीचे वाला हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन से ही मतलब होता है नेगेटिव से। अब उसके बाद आता है एक हमारा को इनिशियल। तो को इनिशियल का मतलब है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया पी और यहाँ से हमारे ये एक वेक्टर गया, यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर गया, ये हमारा तीसरा वेक्टर गया, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर में मान लेते हैं। तो जो हमारे तीनों वेक्टर हैं इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा सेम है, तो ये हो जाएंगे हमारे को इनिशियल वेक्टर। अब इसके बाद बात करते हैं फिर हम को लीनियर वेक्टर की। तो कोलिनियर वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका सीधा जैसा कि आपको मतलब डेफिनेशन से लग रहा है कि जो दोनों वेक्टर होते हैं वो एक लाइन के अलोंग होते हैं, तो मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, एक दूसरे पर कोइंसाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल एक लाइन के अलोंग होंगे। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है तो एक वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा भी हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में हो या फिर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर उसी वेक्टर पर लाई कर रहा हो, तो ये हो जाता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। अब इसके बाद एक आता है हमारा कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का मतलब होता है कि जैसे हमारे ये दो वेक्टर हैं, ये हमारा हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और एक वेक्टर और मान लेते हैं ये हो गया हमारा सी वेक्टर। तो ये मतलब सभी हमारे एक अगर प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब इन तीनों वेक्टर से कोई हमें एक प्लेन मिल रहा है जो कि हमारा यूनिक है, तो वो हो जाता है हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये थी हमारी इसकी कुछ डेफिनेशंस जो वेक्टर्स के बारे में आपको जाननी थी। अब काम की बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा था पहले था हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट में एक अगर निकाल दें तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो हम इजीली निकाल सकते हैं फिर। तो मान लो कि भाई ये हमारा पॉइंट P हो गया और ये हमारा पॉइंट Q हो गया, P से चलने के बाद वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया Q पे। तो सीधी सी बात है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर से मैं अगर r1 मान लूँ और इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं r2 मान लूँ, तो जो यहाँ पे ये r वेक्टर होगा ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये होती है इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल। और ये हमारा r वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब ये कैसे कैसे निकल के आई है ऐसे, तो इसको भी पढ़ेंगे हम आगे जब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो ये हम तब पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम सीधी सी बात करें तो कुछ इसके छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं और वो बहुत ही इजी है। अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन में हमें सिंपली जैसे कि ए वेक्टर है और उसमें बी वेक्टर अगर हम ऐड कर दें तो उसमें कंपोनेंट वाइज हम ऐड कर देंगे। कंपोनेंट वाइज का मतलब ये है कि आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ हम ऐड कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी स्केलर से, मल्टीप्लाई बाई स्केलर, स्केलर का मतलब है कि एक हमारी वैल्यू है जैसे 1 है 2 है 3 है, अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा वेक्टर है जैसे कि लैम्डा हमारे एक स्केलर हो गया, उसमें हम ए वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें
तो जो इसका जो लैम्डा है इसका सभी जो कंपोनेंट हमारे आई जे के उनमें मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर अगर हमारा दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है, तो जो हमारा लैम्डा ए वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लैम्डा ए एक्स आई कैप, लैम्डा ए वाई जे कैप, लैम्डा ए जेड के कैप। ये हो जाएगा हमारा लैम्डा ए वेक्टर। तो इसमें आप लोगों ने देखा मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है, जो वैल्यू होगी हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको हमें सीधे सिंपली जो हर एक कंपोनेंट उसमें मल्टीप्लाई कर देना है उससे। ऐसे अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड भी हमें उसे हर एक में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना जो हम बात कर रहे हैं वो भी हम स्केलर की कर रहे हैं, तो स्केलर के केस में आप ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें करना ये है, करना क्या मतलब कि हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, ये हमारा एक ए वेक्टर हो गया और यहाँ से एक वेक्टर चला गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें दिया जाएगा, मतलब इनिशियल का तो हमें जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे खत्म हुआ उसका फाइनल पॉइंट, उनको आपस में स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दो तो हमें जो पोजीशन वेक्टर है, जो मतलब रिजल्टेंट है वो मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में है, तो आर वेक्टर तो हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बात आती है कि अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये एंगल हो जाएगा थीटा, और थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा ये वाला थीटा हो जाएगा। कैसे पता किया, तो ये हमारा वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया, इन दोनों बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो थीटा होता है। एक तो होता है वो वाला, एक हो गया कि अगर जहाँ पे इन दोनों का हेड मिले उनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो वो होता है थीटा। तो यहाँ भी अगर आप देखना चाहो तो जो हमारा ए वेक्टर है, अगर हम इसको यहाँ से उठा करके और जो ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर दें इसे, तो ये हमारा थीटा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये था इसको थीटा निकालने के लिए। अब मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी साइन थीटा और इसको लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा। तो ये मैंने कैसे निकाला, तो आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आती ही होगी। तो इसे पी क्यू आर मान लेता हूँ, इसको एस मान लेता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। एक बार कॉस थीटा निकालना, साइन थीटा निकालना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारा बी है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो यहाँ पे ए है ये हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल पी आर एस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा पी आर है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो हो जाएगा हमारा आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का होल स्क्वायर। तो पी आर है वो हो गया हमारा आर स्क्वायर, आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है, और पी एस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा पी एस का होल स्क्वायर हो गया, और आर एस हमारी है बी साइन थीटा। तो इसका कर देता हूँ मैं होल स्क्वायर। अभी मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हमारा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट। यहाँ पे आर की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी तरफ हमें स्क्वायर रूट कर देंगे। तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हो जाती है हमारी फाइनल इक्वेशन।
अब ये हमारी यहाँ पे कैसे आई, तो यहाँ पे हमारे पास b cos स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा b sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे b स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर चला जाएगा, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारी r की वैल्यू फिर यहाँ पे फाइनली हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर मान लो कि हमें ये एंगल अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आएगी वो हो जाएगी b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी कैसे है, सिंपली कि आपको b की वैल्यू पता होगी, थीटा की वैल्यू पता होगी, a की वैल्यू पता होगी, तो उसमें जो वैल्यू निकल के आएगी उसका tan इनवर्स कर देना, वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।